हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हानु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और हम लेकर चले थे एशिया को। और एशिया में हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में पूरे ज्योग्राफिकल लोकेशन को पढ़ने का प्रयास किया था। ठीक है, उसी के साथ हमने एशिया की सभी जल संधियों को कवर किया था। यहाँ पर बाबल मंदेब जल संधि से लेकर हॉर्मुज, पाक जल संधि, सुंडा जल संधि, सुमात्रा जल संधि, ठीक है, यहां से होते हुए हम ताइवान, ठीक है, कोरिया, सोया, सुगारू, तत्तर जल संधि, इन सभी और बेरिंग जल संधि तक हमने कवर किया था। ठीक है जी। तो हमने आपको कहा था कि एशिया की जो जल संधियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कोशिश कीजिएगा कि उनको अच्छे से कर लें, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप एशिया के बारे में नहीं जान पा रहे हैं तो आप दूसरे कॉन्टिनेंट की जानने में कैसे इच्छा रखेंगे। तो हमारा प्रयास ये है कि आप सभी को अच्छी तरीके से कवर करें और उनके बारे में याद रख सकें। हमने आपको नोट्स जो है वो लिख लिख कर बनवाया है ताकि आप उनको अच्छे से याद कर सकें। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है एशिया की झीलें। तो आप टॉपिक, नया टॉपिक है आपका एक, ठीक है जी, एशिया की झीलें। एशिया की झीलें, ठीक है जी। एशिया की झीलों में जैसे कि हमने कहा था कि हम लोग प्रयास करते हैं कि सबसे बड़ी झील से लेकर सबसे छोटी झील, मतलब सबसे बड़ी झील जो इंपॉर्टेंट झील है उसको सबसे पहले लिखें, उसके बाद घटते क्रम में उन झीलों को लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे बड़ी जो झील है वो है कैस्पियन सागर झील। कौन सी झील है? कैस्पियन सागर झील, जो एशिया और यूरोप की विभाजक रेखा भी कही जाती है। क्या कही जाती है? एशिया और यूरोप की विभाजक रेखा कही जाती है। और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। हालांकि नाम जो है वो सी है, सागर है, लेकिन झील का पार्ट है। ठीक है। साथ ही साथ हमने आपको कहा था, हमने कोशिश कीजिएगा जी, ठीक है जी। तो पहली झील जो है वो है कैस्पियन सागर, ठीक है जी। और कैस्पियन सागर की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि ये एशिया और यूरोप की विभाजक रेखा कही जाती है। विभाजक रेखा, विभाजक है। और साथ ही साथ ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील, बड़ी झील है। ठीक है जी। विश्व की सबसे बड़ी झीलों में कैस्पियन सागर, दूसरी जो है सुपीरियर झील, तीसरी जो है विक्टोरिया झील का नाम आता है। ठीक है। तो हमने आपको क्रम भी आपको बताया था पिछली बार की क्लासों में। ठीक है। कैस्पियन सागर से मैंने आपको एक बात और कहा था कि जब हमने यूरोप पढ़ाया था तो यूरोप में हमने आपको बताया था कि इसकी कैस्पियन सागर से लगते हुए देशों की एक ट्रिक है जिसको हम तारीख से याद रखते हैं। किससे याद रखते हैं? तारीख से। टी से जो है, जैसे टी से हम बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ए से हम बात करते हैं अजरबैजान, यहां पर नीचे अजरबैजान, ठीक है। आर से जो बात करेंगे, आर से जो है वो रशिया का पार्ट है, ठीक है, रशिया। आई से जो है वो ईरान है। और के से जो है वो है कजाकिस्तान, ठीक है जी। कजाकिस्तान का पार्ट आप देख रहे हैं, ये ऊपर तुर्कमेनिस्तान, यहां पर ऊपर साइड आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये क्षेत्र जो पूरा का पूरा दिख रहा है ये कजाकिस्तान का पार्ट है। किसका पार्ट है? कजाकिस्तान। तो हमने आपको तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान की ट्रिक बताई थी। हमने ये ट्रिक आपको पहले भी बताई थी। कैस्पियन सागर से लगते हुए देशों के नाम आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप इनको मोस्ट इंपोर्टेंट मानकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हमने आपको शॉर्ट ट्रिक, बहुत सारे समुद्र की, बहुत सारे जो आइलैंड्स वगैरह हैं उनकी बताई थी। तो आप इनको याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं दूसरी झील की। पहली झील जो हमने बताई, ठीक है जी, यहां पर आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं, ठीक है जी, देशों के नाम। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी झील की। दूसरी झील जो है वो झील है बालखस झील। कौन सी झील है? बालखस झील। बालखस झील के बारे में आपको बता दूं कि ये झील जो है ये कजाकिस्तान, कजाकिस्तान आप देख रहे हैं, ठीक है जी, कजाकिस्तान में स्थित है। और इसके ये जो है ये खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे
पानी की झील है। वैसे यहाँ पर जो झीलें ऊपर की साइड जो पाई जाती हैं वो लगभग खारे पानी की झीलें मिलती हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी कोई झील जो है वो मीठे पानी की भी मिल जाती है। तो आप याद रखिएगा, बालकस झील जो है वो कैसी है, खारे पानी की झील है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, कजाकिस्तान में स्थित है। तो हमारी जो दूसरी झील है वो कौन सी झील है, बालखस झील। ज्यादातर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से पानी की है, ठीक है जी। कहां पर है, कजाकिस्तान में स्थित है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में स्थित है। और कैसी है, खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। इसको इंपोर्टेंट लगा के रखिएगा, ठीक है जी, खारे पानी की झीलों में। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमने ये अभी देखा कि बालकस झील है, ठीक है। एक झील आप यहां पर देख रहे होंगे, ये अरल सागर जो आप देख रहे हैं, ठीक है जी। अरल सागर जो है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का पार्ट है। किसका पार्ट है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का पार्ट है। ये झील जो है, ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में अरल झील, अरल सागर जिसको हम बोल रहे हैं, ये अपने वर्तमान जो इसका जो मूल रूप हुआ करता था उसका केवल 10% हिस्सा ही बचा है। कितना बचा है, केवल 10% हिस्सा। तो कभी जब रिपोर्ट आई तो ये कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण और मानव गतिविधियों के कारण ये झील जो है ये अपने आप में सिकुड़ती हुई जा रही है, और इसका जो रेट है सिकुड़ने का वो इतना ज्यादा है कि ये अब केवल 10% ही बची है। कहा जाता है कि ये कभी जब झील हुआ करती थी तो लगभग 70,000 किलोमीटर का क्षेत्रफल हुआ करता था, 70,000 किलोमीटर का, और उसका केवल 10,000 ही बच पाया है, ठीक है जी। तो इसलिए ये जो झील है ये थोड़ी इंपोर्टेंट झील में से है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है जी। तो आपके लिए इंपोर्टेंट हो भी जाती है, ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो तीसरी झील जो है वो कौन सी है, अरल सागर। कहां पर है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है। ठीक है जी। और याद रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह झील, यह सागर मात्र 10% ही बचा है, 10% ही बचा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग भी कारण है और साथ में मानव गतिविधियां भी कारण है, मानव गतिविधियां, ठीक है जी। तो आप इसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। तो इसमें आप क्या नहीं कर सकते, फेरबदल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में सारी चीजें डिसाइड होती हैं कि वो कैसे कैसे रही होंगी, ठीक है जी। जब हम बात करते हैं और झीलों की, तो यहां पर जो आप टर्की देख रहे हैं, टर्की देख रहे हैं आप, टर्की में ही एक झील है जिसका नाम है वान झील, ठीक है जी। वान झील जो है वो विश्व की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। यहां पर एक छोटा सा आप देख रहे होंगे ये, ठीक है जी, गोल गोल, ये गोल गोल आप देख रहे होंगे, ठीक है जी। वान झील है विश्व की सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलों में से एक है, ठीक है जी, वान झील। तो वान झील कहां पर है, तुर्की में है। तो याद रखिएगा चौथी झील जो है वो कौन सी झील है हमारी, वान झील। और वान झील कहां पर है, तुर्की में है, ठीक है, तुर्की में स्थित है, तुर्की में। अब तो इसका नाम जो है तुर्की हो गया है, ठीक है। तो आप इसको तुर्की ही लिखिएगा, ठीक है। विश्व की सबसे ज्यादा, विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। कैसी झील है, खारे पानी की झील है, ठीक है जी। तो हमने बात की वान झील की, जो विश्व की सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलों में से एक है, ठीक है जी। अब हम और झीलों की बात करते हैं, जैसे हम मैप में देखेंगे। मैप अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि बिना मैप के आप झीलों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है जी। तो आप प्रयास कीजिए या फिर अपने मैप में ही बना लीजिए।
ये आप देख रहे हैं बैकाल झील, ठीक है जी, जो रूस में है। मैंने बैकाल झील के बारे में आपको पहले भी बताया था कि बैकाल झील जो है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। कैसी झील है? विश्व की सबसे गहरी झील है। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे गहरी झीलों में से एक है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट झील जो आपकी है वो कौन सी है? बैकाल झील। बैकाल झील कहां पर स्थित है? रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील, ठीक है जी। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। हमने बालकस झील के बारे में पता कर लिया, ठीक है जी। हमने अरल सी के बारे में पता किया, कैस्पियन सी के बारे में, वान झील के बारे में पता किया, बैकाल झील के में पता किया। एक झील ये आप देखिएगा, ये यहां पर आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये चाइना का पार्ट है, ठीक है जी। चाइना का जहां पर गोबी डेजर्ट है, ठीक है जी, वहीं पर ये झील है जिसको बोलते हैं लोप नूर झील। क्या बोलते हैं? लोप नूर झील। लोप नूर झील जो है ये चाइना के तारिम बेसिन का पार्ट है। तारिम बेसिन, गोबी डेजर्ट जो है वो ऊपर की साइड है, यहां पर एक बेसिन है, क्षेत्र है तारिम बेसिन, ये आप देख रहे हैं तारिम पेनिनसुला, ठीक है जी। तारिम बेसिन का पार्ट है लोपनूर झील, आप देख रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये जो झील है, ये झील के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये झील जो है खारे पानी की झील है, साथ ही साथ चाइना के तारिम बेसिन में स्थित है। कहां पर स्थित है? तारिम बेसिन। और इसके ऊपर जैसे आप देखेंगे तो गोबी डेजर्ट आपको दिख रहा है, तो मंगोलिया में, ठीक है, और चाइना में, दोनों में है, ठीक है जी। तो कौन सी झील की बात कर रहे हैं हम? लोपनूर झील की। तो झील कौन सी है? लोप नूर झील जो है कहां पर है? चीन के तारिम बेसिन में स्थित है। चीन के तारिम बेसिन में स्थित है, बेसिन में स्थित है। और कैसी झील है? खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, ठीक है जी। तो जैसे कि हमने कहा था कि ये इसकी विशेषताएं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने लोपनूर झील की बात की, इसके आगे की जो झील है वो है टोबा झील, ठीक है जी। हालांकि मैं आपको बता दूं टोबा झील जो है वो इंडोनेशिया में है, ठीक है जी। इंडोनेशिया का पार्ट, ये मैंने आपको कहा था कि ये सुमात्रा, जावा, बाली वगैरह जो सभी पार्ट हैं वो किसके पार्ट हैं? सुमात्रा, इंडोनेशिया के पार्ट हैं। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर इंडोनेशिया लिखा हुआ, ठीक है। तो इंडोनेशिया के ही एक में जो इंडोनेशिया है, इसी के एक आइलैंड पर एक ज्वालामुखी है, ठीक है जी। ज्वालामुखी आप समझते हैं ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये पर्वत, कोई पहाड़ है, ठीक है जी, वहीं पर ही ज्वालामुखी बन जाए, ठीक है। तो यहां से ज्वालामुखी निकल गया है, उसके बाद क्या होता है, यहां पर एक टॉप पर ऐसे की स्थिति बन जाती है, ऐसी, ठीक है जी, क्रेटर टाइप का बन जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। तो उस क्रेटर में जब बरसात होती है तो वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है जी। तो इस क्रेटर को आप मुझे बताइए, क्या बरसात का पानी खारा होता है? नहीं ना। तो यहां पर कैसा पानी इकट्ठा होगा? मीठा पानी। तो क्रेटर में हमेशा मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं, और इस झील का नाम है टोबा झील। क्या नाम है? टोबा झील। तो ये आप याद रखिएगा कि इंडोनेशिया में ही एक झील है, ठीक है जी, जिसका नाम है क्रेटर। क्रेटर आपको बना के दिखाया जाएगा, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट झील की जो बात कर रहे हैं वो है टोबा झील, ठीक है जी। तो इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया में। और जैसे कि मैंने कहा, क्रेटर का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? क्रेटर का उदाहरण है, क्रेटर एग्जांपल है झील का। और ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं, ऐसे ऐसे करके बना लीजिएगा, ठीक है। ये कोई ज्वालामुखी है,
ज्वालामुखी, ठीक है जी। और यहाँ ऊपर जो है उसमें क्या इकट्ठा हो गया है, पानी इकट्ठा हो गया है, ठीक है जी। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ये बरसात का पानी है, ठीक है जी। तो ये मीठा पानी है, इसी झील को क्या बोलते हैं, टोबा झील, क्योंकि ये क्रेटर में बनी हुई है, ठीक है जी। कोई भी ज्वालामुखी हुआ करता था, जहां से ज्वालामुखी फट चुका है, उसके बाद की जो व्यवस्थाएं बचती हैं वहां पर क्या बन जाता है, क्रेटर बन जाता है। और उसी क्रेटर में बाद में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो एक झील का निर्माण कर देता है, जिसको क्या कहते हैं, टोबा झील कहा गया है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एक और झील की बात, ठीक है जी। जैसे आपने यहां पर देखिए जी, ठीक है जी, ये कंबोडिया आपको दिख रहा है, कंबोडिया का क्षेत्र, ठीक है जी। कंबोडिया में ही एक झील है जिसका नाम है टोनले झील। क्या नाम है, टोनले झील। ये जो आप छोटी सी देख रहे हैं यहां पर, यही है टोनले झील। क्या नाम है, टोनले झील। इस झील के बारे में आपको बता दें कि ये झील जो है ये कंबोडिया की सबसे फेमस झील है। नाम याद रखिएगा क्योंकि पेपर में आया हुआ है, तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, टोनले झील कहां पर स्थित है, कंबोडिया में। टोनले झील कहां पर स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। बस इसको ऐसे ही याद रख लीजिएगा, ठीक है जी। कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। और इसी के साथ आपकी जो झीलें थी वो क्या हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, ठीक है जी। तो आपकी एशिया की जो झीलें हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट झीलें हैं, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं कि क्या हमने यहाँ की पेंगोंग लेक लिखा दी, एक मिनट रुकिएगा जरा। नहीं जी, ठीक है जी। तो एक झील और है जो है पेंगोंग लेक। आपको पता है ये सियाचिन वाला जो क्षेत्र है, ठीक है जी, यहीं पर एक झील है जिसका नाम है पेंगोंग लेक। एलओसी भारत और चीन की सीमा के बीच के स्थित है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको कहा जाता है, ठीक है जी। एलएसी के बीच में स्थित है जिसका नाम है पेंगोंग लेक, ठीक है जी। ये झील जो है पेंगोंग लेक, ये रामसर कन्वेंशन का भी हिस्सा है। किसका हिस्सा है, रामसर कन्वेंशन का। तो जी आप इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है जी। तो 9वीं झील जो है आपकी पेंगोंग लेक झील लिख लीजिए, पेंगोंग, पेंगोंग झील। क्या नाम है, ये कहां पर स्थित है, भारत और चीन की सीमा, भारत और चीन के बीच स्थित है, के बीच स्थित है। कहां पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास के क्षेत्र में है। और भारत ने इसको रामसर कन्वेंशन का हिस्सा माना है, रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है। आपको याद होगा कि रामसर कन्वेंशन की शुरुआत 1971 में ईरान के शहर रामसर में हुई थी, ईरान के शहर रामसर में हुई थी। तभी से रामसर साइट्स का दर्जा दिया जाता है। रामसर साइट्स वो साइट्स होती हैं जहां पर आपको डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलती है देखने, चाहे वो जीवों के मामले में हो, पेड़ पौधों के मामले में हो, ठीक है, जलवायु के मामले में हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र है, यहाँ पर विविधताएं बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या घोषित कर दिया गया है, रामसर साइट घोषित किया गया। मैं आपको बता दूं कि अभी अगर भारत की बात करें तो भारत के जो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं वो यूपी में है वर्तमान में, ठीक है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। और अभी जहां तक अभी मुझे पुराना डाटा याद है तो वर्तमान में लगभग 90 के आसपास, मुझे लग रहा है कि 90 के आसपास रामसर कन्वेंशन साइट्स हो चुकी हैं, ठीक है जी। तो ये डाटा अपडेट होता रहेगा, तो हम आपको पढ़ाते रहते हैं, तो आगे का डाटा भी अपडेट करते चलते हैं ताकि आपको चीजें कराई जा सके, ठीक है जी। जैसे कि हमने आज प्रयास किया कि झीलों को प्रयास करने का कवर किया, ठीक है जी। उसी के साथ साथ हम आज ही कवर कर लेते हैं कि एशिया के मरुस्थल कौन से हैं, क्योंकि मरुस्थल कम है, ठीक है। और वहां से क्वेश्चन आता है, तो एशिया के मरुस्थल भी हम साथ में ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एशिया के मरुस्थल, एशिया के मरुस्थल, ठीक है जी।
एशिया के मरुस्थलों की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है एशिया में सबसे बड़ा जो मरुस्थल है उसका नाम है गोबी मरुस्थल। ठीक है जी, अभी मैंने बताया भी था कुछ देर पहले ही। ठीक है जी, तो गोबी कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल। ठीक है जी, इसको कर लेते हैं, हटा लेते हैं। ठीक है जी, तो कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल। ये आप देख रहे हैं गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चाइना का पार्ट है। ठीक है जी, गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये ठंडा क्षेत्र है। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल आपसे पूछा जाएगा कि ठंडा मरुस्थल है या गर्म मरुस्थल है, तो आप बताइएगा ये ठंडा मरुस्थल है और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है जी, कैसा मरुस्थल है? एशिया का सबसे, एशिया का बड़े मरुस्थलों में एक है, क्योंकि यहां पर एक थार मरुस्थल भी पड़ता है। ठीक है जी, थार डेजर्ट, वो भी बहुत बड़ा मरुस्थल है। ठीक है जी, तो एशिया के प्रमुख मरुस्थलम जिसे कहते हैं बड़े मरुस्थलों में से एक है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा गोबी डेजर्ट। अभी थार मरुस्थल की बात भी करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं गोबी डेजर्ट। ठीक है, आपके एग्जाम में लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को टच करता है? ठीक है जी, तो आप याद रखिएगा गोभी मरुस्थल, गोभी मरुस्थल है जी। ठीक है, गोभी मरुस्थल। सबसे पहली बात क्वेश्चन जहां से बनता है कि कहां का हिस्सा है। ठीक है, भा, भारत याद आ रहा है, बताइए जी। चीन और मंगोलिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? चीन और मंगोलिया का हिस्सा है, मंगोलिया का हिस्सा है। ठीक है जी, और दूसरी विशेषता क्या है कि ये ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। और तीसरी विशेषता यह है कि ये एशिया के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। ठीक है जी, ठीक है, तो जब हम गोबी डेजर्ट की बात करते हैं तो याद रखिएगा चीन और मंगोलिया, क्योंकि चीन के साथ लगता हुआ जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मंगोलिया। ठीक है जी, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक, याद रखिएगा। साथ ही साथ हम चाइना के ही एक दूसरे मरुस्थल की बात कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है जी, एशिया के, जब यहां पर आप बात करते हैं एशिया के ही, यहीं पर ही एक मरुस्थल है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है जी, ये आप चाइना का क्षेत्र देख रहे हैं। ठीक है जी, ये चाइना के क्षेत्र में ही यहां पर एक मरुस्थल है जिसको बोलते हैं तकला मकान मरुस्थल। क्या बोलते हैं? तकला मकान मरुस्थल। ठीक है, ये चाइना के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। कौन से क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इसका विस्तार है, ये जो तकला मकान मरुस्थल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम तारीम पेनिनसुला की बात भी करते हैं, ये आसपास के क्षेत्रों को भी टच करता है जी यहाँ पर। ठीक है जी, तो आसपास के तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये कजाकिस्तान वगैरह जो है, ठीक है, इनको भी टच करता है, क्योंकि चाइना के उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा है ये। ठीक है जी, तो आपको याद रखेगा कि इसके जो पड़ोसी देश हैं उत्तर पश्चिमी सीमा पर, वहां पर भी ये टच करता है। ठीक है जी, उनकी सीमा रेखाओं को भी टच करता है। ठीक है जी, तो इस मकान, ये जो मरुस्थल है तकला मकान मरुस्थल जो है, तकला मकान मरुस्थल कहां पर स्थित है? चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, और याद रखिएगा चीन के पड़ोसी देशों को भी, पड़ोसी देशों में भी इसका विस्तार है। देशों में भी इसका विस्तार है। ठीक है जी, तो हमने गोभी मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल की बात की। अब हम बात करते हैं यहीं पर ही एक और मरुस्थल है। ठीक है जी, जिसको बोलते हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा, ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं मंचूरिया। ठीक है जी, मंचूरिया,
यहीं पर ही एक मरुस्थल है जिसको बोलते हैं मंचूरिया का मैदान, ठीक है जी, मंचूरिया मरुस्थल, ठीक है। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है मंचूरिया, मंचूरिया डेजर्ट जिसको हम बोलते हैं मंचूरिया प्लेन और मंचूरिया डेजर्ट, ठीक है जी। यहां से ही दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम है आमू दरिया, ठीक है, और आमू दरिया जो नदियां हैं, ठीक है जी, और सिर दरिया जो नदियां हैं, ये इन्हीं के क्षेत्रों में आपस में बना हुआ है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये चाइना का पार्ट है, ठीक है जी, चाइना का पार्ट है। और इधर आप देख रहे हैं कि ये कोरिया का भी पार्ट लग रहा है, ठीक है। तो मंचूरिया का मैदान की बात कर सकते हैं इसकी हम, ठीक है जी। मंचूरिया का मैदान लिख लीजिएगा सीधा, चाइना में स्थित है, ठीक है जी। कहां पर स्थित है? मंचूरिया के, मंचूरिया का मैदान, मंचूरिया का मैदान। मंचूरिया के मैदान के बाद जैसे कि मैंने कहा कहां पर स्थित है? चीन में स्थित है, ठीक है। और उसके अलावा इसका जो क्षेत्र है वो मंगोलिया को भी टच करता है, ठीक है जी। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं मंगोलिया में भी स्थित है, ठीक। तो आप इसको कहां पर है और आसपास के उसके, आप केवल चाइना ही लिखिए और उस लिख लीजिए उसके लगते देशों के साथ, लगते, उसके लगते देशों के साथ, ठीक है जी। तो हमने बात की मंचूरिया की मैदान की, ठीक है जी। मंचूरिया के मैदान की बात करी हमने, गोबी डेजर्ट की बात करी हमने, तकला मकान की बात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले क्षेत्रों में जितने भी डेजर्ट है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, जैसे आपने यहां पर, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, तो यहां पर आपको अरेबियन पेनिनसुला की बात की थी, ठीक है जी। अरेबियन पेनिनसुला की बात की थी। तो अभी हम बात करेंगे सऊदी अरब के सबसे बड़े मरुस्थल की, ठीक है जी। तो सऊदी अरब आप देख रहे हैं, तो सऊदी अरब का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उस मरुस्थल को बोलते हैं रुब अल खाली मरुस्थल। क्या बोलते हैं? रुब अल खाली मरुस्थल। तो ये सऊदी अरब का ही सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है जी, सऊदी अरब का, ठीक है जी, जिसका नाम है रुब अल खाली मरुस्थल, ठीक है जी। सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहां पर जनसंख्या, जो आप ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहां पर कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर रेत बहुत ज्यादा है। तो यहां पर लोगों को रहने के लिए जो है वो जगह जो है वो व्यवस्थित नहीं है, ठीक है जी। सबसे बड़ा बालू का निर्मित कहा जाता है कि सबसे, विश्व का जो सबसे बड़ा बालू का निर्मित मरुस्थल है वो रुब अल खाली मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? रुब अल खाली मरुस्थल है। और कहां पर है? सऊदी अरब में स्थित है, ठीक है जी। तो चौथा मरुस्थल जो है आपका रुब अल खाली, खाली का मतलब खाली से ही है क्योंकि यहां पर कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है, ठीक है जी। कहां पर स्थित है? सऊदी अरब में, ठीक है जी। और याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा बालू से निर्मित मरुस्थल है जी, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा, बड़ा बालू से निर्मित, बालू से निर्मित मरुस्थल है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा बालू से निर्मित मरुस्थल है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा था कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जनसंख्या जनसंख्या निवास नहीं करती, नहीं करती है ये, ठीक है। तो तीन मरुस्थलों की हमने बात की, रुब अल खाली मरुस्थल, ठीक है। रुब अल खाली मरुस्थल के बाद हम जो बात करते हैं, एक मरुस्थल और है सऊदी अरब में, ठीक है, गर्म मरुस्थलों की कैटेगरी में आता है, ठीक है जी। वैसे तो सऊदी अरब के सभी मरुस्थल जो है गर्म कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है जी।
एक मरुस्थल है अल नफूद मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? अल नफूद। ये भी सऊदी अरब का ही पार्ट है, ठीक है जी। अल नफूद मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल जी? अल नफूद मरुस्थल। कहां का रिश्ता है? ये हिस्सा कहां का है? सऊदी अरब का, याद रखिएगा जी, ठीक है जी। सऊदी अरब का हिस्सा है, सऊदी अरब। और गर्म मरुस्थल है जी, बस इतना ही याद रखना है। वैसे तो मैंने आपको कहा कि सऊदी अरब क्योंकि वहां पर गर्म मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। सारे मरुस्थल जो हैं गर्म मरुस्थल की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है जी। इसी के साथ हम बात करते हैं एक और मरुस्थल की। जो ये जो मरुस्थल आप देख रहे हैं यहां पर, आपको एक मिनट रुकिएगा, ठीक है जी। यहां पर हम बात करते हैं ईरान के मरुस्थल की, ठीक है जी। ईरान में एक मरुस्थल पाया जाता है जिसको बोलते हैं दस्त ए कबीर मरुस्थल। क्या बोलते हैं? दस्त ए कबीर मरुस्थल। ईरान का हिस्सा है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि दस्त ए कबीर मरुस्थल कहां पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा दस्त ए कबीर मरुस्थल जो है ईरान का पार्ट है। इसी ईरान के जो मरुस्थल है दस्त ए कबीर, इसको ग्रेट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम? ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट के नाम से, मतलब कि बहुत बड़ा रेत का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। बहुत बड़े रेत के मरुस्थल, ठीक है। तो आप इसको यहीं पर लिख लीजिएगा, दस्त ए कबीर, ठीक है जी। दस्त ए दस्त ए कबीर मरुस्थल, ठीक है। दूसरा नाम क्या बताया मैंने? कहां पर? पहली बात तो ये कहां पर स्थित है? ईरान में। और दूसरा नाम क्या बताया? ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। डेजर्ट माने मरुस्थल होता है, तो याद रखिएगा ये जो मरुस्थल है ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। यहीं पर ही ईरान के ईरान के क्षेत्र में हमने आपको बताया कि दस्त कबीर मरुस्थल है, ईरान के ही पूर्वी हिस्से की जब हम बात करते हैं, ठीक है जी, ईरान के पूर्वी हिस्से की, इस वाले हिस्से की, तो यहीं पर ही एक मरुस्थल है जिसका नाम है दस्त ए लूट मरुस्थल, ठीक है जी। तो ईरान के पूर्वी हिस्से में भी एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है दस्त ए लूट मरुस्थल, ठीक, क्या नाम है? एक मिनट रुकिएगा, ठीक है जी। दस्त ए लूट मरुस्थल, दस्त ए लूट ईरान के पूर्वी हिस्से में है जी, ठीक है जी। ईरान के पूर्वी हिस्से, मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो भी मरुस्थल आए हैं वो सभी मरुस्थल मैच करने के लिए आपके एग्जाम में आते हैं कि कहां कहां पर ये स्थित है, ठीक है। तो आज के लिए मैंने आपके लिए मरुस्थल, ठीक है, हमने पहले सबसे पहले झीलों को कवर किया, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील से लेकर गहरी झील भी हमने की, अरल सागर, ये बैकाल झील, ठीक है जी, गहरी झील की। लोपनूर झील भी की है जो चीन के तारिंग बेसन में स्थित है। उसके अलावा टोबा झील इंडोनेशिया, टोनले कंबोडिया, पेंगोंग झील जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर स्थित है। आपको यह भी बताया कि क्रेटर झील का उदाहरण क्या है, ठीक है जी। साथ ही साथ हमने मरुस्थलों की बात की, गोबी मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल, मंचूरिया का मैदान की बात की, ठीक है। उसी के साथ हमने सऊदी अरब के मरुस्थलों की बात की क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे रूबल खाली के मरुस्थल की बात करते हैं तो वो सऊदी अरब में है, विश्व का सबसे बड़ा बालू मरुस्थल कहा जाता है। जनसंख्या निवास नहीं करती है। अल नफूद की बात करते हैं, सऊदी अरब में ही है। दस्ते कबीर जो है ईरान के पूर्वी भाग में है, ईरान के हिस्सा है, ग्रेट सोल्ट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। और दस्त ए लूट की बात करते हैं तो ईरान के पूर्वी हिस्से में स्थित है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे एशिया की नदियों के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल मिलते हैं।